हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 30 का। सुपर 30 का एक बहुत ही बेमिसाल सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें आप सभी चीज़ों को समझेंगे और मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। ये क्लास आप ले सकते हैं चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह के एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, दिल्ली पुलिस, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के, ठीक है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना मेरी भावनाओं को और मेरे हर एक क्वेश्चन को और आंसर को देखना बहुत अच्छे से। चलिए आज की क्लास की बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है जल्दी से इसको देखेंगे। इसको देखेंगे आपकी ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जिनका भी कल यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है भाई, मैथ में आप निश्चिंत होकर जाएं। मैथ के लिए ठीक है, निश्चिंत रहें। बढ़िया आपका पेपर होगा, बढ़िया बिंदास तरीके से। आप खुद पाएंगे कि भाई साहब उसमें क्या सिस्टम दे रखा था, आपको खुद पता चलेगा। एग्ज़ाम होने ही अब लगे हैं यार, उससे पहले तो हम तैयारी करते रहे तो आपको ऐसा लगने लगा कि यार अब पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे। बारी तो अब आई है भाई। पहले तो पत्ते बिछ रहे थे, ठीक है, पहले पत्ते बिछ गए थे सबने अपने अपने पत्ते खोल रखे हैं। किसी को पता है कि मैंने तैयारी बढ़िया कर रखी है तो पत्ते बढ़िया ले रखे हैं। अब खेलने की बारी तो अब आई है। अब पता चलेगा भाई कौन कैसा खिलाड़ी बनता है। जब बन गया है अब मजा आएगा पूरा। अगले 2 महीने में पूरा रिजल्ट घूम जाएगा कि किसका कैसा कैसा पेपर जा रहा है अब पूरा। अब इसको देखेंगे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में प्रत्येक को 3000 की दर पर खरीदा। उन्हें क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पर बेचा। कुल अर्जित लाभ या हानि प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आपने देखना था। देखिए आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे आप वैसा कर सकते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहला तरीका तो ये है, जैसे 3000 रुपये आपने यहां पर लिखे। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 3000 है। अगर ये कह रहा है कि 15% का क्या है प्रॉफिट कमाया, तो 450 का प्रॉफिट कमाया। फिर कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट कमाया, तो कितने का? 300 का प्रॉफिट कमाया। फिर कह रहा है कि भाई साहब 15% का लॉस हुआ, तो 3000 पर 15% का लॉस हुआ तो 450 का लॉस हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, ये 400 450 कट जाएगा। अब आपको पता चला कि बच क्या गया? 300 बच गया। 300 बचा और वो भी प्लस का, तो ये प्रॉफिट है। कितने पर? 3 3 6 और 3 9, 900 पर, 9000 पर है। आप 0 से 0 सब काटेंगे, 3 3 9, तो भाई साहब आपके पास क्या आया? 10/3% प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये था, समझे। अब दूसरे तरीके की बारी करते हैं भाई साहब। दूसरा तरीका क्या होगा उसको देखते हैं, और क्या हो सकता है दूसरा तरीका। ठीक है, ये तो पहला तरीका था, इससे तो आप सब देख ही सकते हैं, सब कर सकते हैं। दूसरा तरीका समझते हैं कि दूसरा तरीका क्या होगा। आपको जब कभी भी परसेंटेज का परसेंटेज में ही निकालना हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको 3000 को ही लें, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। मैं 100 मानकर चलता हूं कि उसने 100 रुपए में प्रत्येक वस्तु को खरीदा। अगर उसने 100 में खरीदा तो एक पर उसको 15% का प्रॉफिट, तो 15 का प्रॉफिट। दूसरे पर उसको 10% का प्रॉफिट, तो 10 का प्रॉफिट। तीसरे पर उसको 15% का लॉस, तो 15 का लॉस। तो 15 से 15 कट गया, बचा क्या? 10 बच गया। जो ये 10 बचा ये कितने पर कमा रहा है? 300 पर कमा रहा है, तो 0 से 0 कट गया। 10/3% प्रॉफिट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा।
ऑप्शन, अच्छा ये लॉस है, सॉरी ऑप्शन बी होगा, बी, सॉरी यहां पर ये लॉस है, ये प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बी होगा, बी। भाई साहब मैं क्या प्रॉफिट रहा हूं, लॉस पर क्लिक कर दिया क्योंकि यहां से ना ये लाइटों का बड़ा एंगल पड़ता है। चलिए कोई नहीं, आप इसको सही कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सी कौन सा है, लॉस वाला है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर टाइमर का भी बंदोबस्त कर लें, भैया टाइमर ले लें कि टाइमर हमारे पास रहे। अब देखना आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या क्या रहा है जल्दी से। अब इसका देखें, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर सक्सेसिव से बता दो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, इतने सरल तरीके से बताया भाई, 100 लिया 100 लिया 100, भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल आराम से हो गया यार। क्या करोगे इसमें सक्सेसिव लगाकर, और सक्सेसिव लगेगा भी नहीं उसमें। सक्सेसिव हमेशा उस चीज पर लगता है जब एक चीज को आप पहले बढ़ाओ फिर बढ़ाओ, या फिर एक मतलब शुरू की एक चीज होनी चाहिए, उसी को बढ़ाओ कम करो, उस पर लगता है सक्सेसिव। कैसी कैसी बातें करता है कभी कभी। इसको देखेंगे आप, यहां पर कैसे कह रहा है, ये कह रहा है ए 640 रुपए प्रतिदिन 8 घंटे के काम करके कमाता है, बी प्रतिदिन 360 रुपए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कमाता है। बी और ए के प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात है, बी और ए का कह रहा है, बी और ए का मतलब बी को इधर रखेंगे और ए को इधर रखेंगे। बी का मजदूरी कितना हुआ 360, तो ए का मजदूरी कितना हुआ 640, जीरो से जीरो काट दो, यही है। हमें प्रतिदिन का कह रहा है, हमें प्रति घंटे का कह ही नहीं रहा है। अगर आप इसको भाग कर रहे हैं 360 को 6 से और 640 को 8 से, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये हमें प्रतिदिन की मजदूरी का रेशो कह रहा है, ना कि प्रति घंटे का, पर आवर का तो कह ही नहीं रहा। तो इसलिए हमें इसको सीधा सीधा रखना था। अब आप इसको काट देंगे, देखें ये 9 पर कट जाएगा, 4 पर काट लो, 9 चौके 36, और आप इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 छीके 24, 16 चौकी 64, ठीक है, यही होगा। तो 9:16, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। अगर आप आंसर कर रहे हैं 4:5 या 5:4, भाई साहब बहुत महंगा चालान कट रहा है आपका, ना मानेगा हैं। मुझे एक बात बताओ, उसने कहीं पर भी ये लिखा है कि 1 घंटे की मजदूरी का उनका अनुपात बताओ? ये क्वेश्चन टोटली पजल करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन का मतलब ही ये था कि आप क्वेश्चन को कितना अटेंटिव होकर पढ़ते हो, कितना कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, और कुछ मतलब नहीं था इस क्वेश्चन का। समझ पा रहे हो भाई साहब, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप देखना। देखिए एक विद्यार्थी हमारे सामने है, उन्होंने ये कमेंट किया है कि सर मेरी CHSL का एग्ज़ाम है और मेरी तैयारी नहीं है उसकी, ठीक है, तो मैं पेपर देने जाऊं या नहीं जाऊं। देखिए एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब जब कभी भी हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का समय आता है, तब तब हम अंदर से बहुत घबराते हैं। हमारी तैयारी हो, हमें तब भी ऐसे लगता है मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि अब बारी हमारी है ना परफॉर्मेंस देने की, इसलिए हमें डरते हैं, हम हमेशा छुपे रहना चाहते हैं। मैं आपको ये कहूँगा, चाहे आपका मन चाहे चाहे ना चाहे, ठीक है, कि पेपर देने जाऊं या ना जाऊं, पर आपको जाना है भाई साहब। ये छोटे छोटी आप जब मतलब पेपर देते रहेंगे, ये छोटे छोटे स्टेप आप हिम्मत से लेते रहेंगे, तो ज़िंदगी की रेस में भी आप सफल हो जाएंगे। चाहे तैयारी हो चाहे ना हो, पेपर देने जरूर जाना भैया। अब देखेंगे क्या कह रहा है। ए और बी के वेतन का योग 42,000 रुपये है। ए और बी के सैलरी का योग बता रहा है कितना है, 42,000 है, 42,000 है। आगे देखते हैं, कह रहा है ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। अब उनकी बचत भी बराबर है। अब उनकी बचत बराबर का मतलब क्या हुआ कि ए, पहले मुझे बताओ ए बचाता कितना है, 25% बचा रहा है, क्योंकि 75% तो खर्च ही कर दे रहा है। मान लेते हैं ए की सैलरी इतनी है, तो उसमें से 25% बचा ले रहा है। इसी तरह से अगर बी की बात करते हैं,
तो बी क्या करता है, 90% खर्च कर देता है, तो भाई साहब 10% बचा लेता है। तो मुझे एक बात बताइए, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, और देखो ये कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो ए और बी का रेशो क्या होगा, 2:5 होगा, यही होगा। अब हमसे बी की सैलरी पूछे कि बी की सैलरी क्या होगी, 42,000 गुना में 5/7, ये जाएगा 7 का 42, 5 के 30,000 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा 30,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, आप अभी परसों है एग्जाम है ना, मंडे से एग्जाम भी है, उन सभी को ऑल द बेस्ट जिनका मंडे को एग्जाम है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा इतना अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन पूछेगा, घबराना मत उसमें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसमें ये मत कर जाना कि मुझे तो आता नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। भाई साहब इसको छेड़ लेना बस, मतलब इसको शुरू कर देना, करना अपने आप हो जाएगा ये। जल्दी से बताओ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्यों सिलेबस क्यों नहीं पूरा हुआ, ज्यादा करेगा, मरवाएगा। चलिए भाई साहब अब देखते हैं। नहीं है, अरे यार मेरे से मैराथन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यार मेरे गले की हालत वैसी ही ऐसे रहती है। मैं मैक्सिमम 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा सकता हूँ एक बार में, लगातार में, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखें आप इसको जैसे ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 46 माइनस, यहाँ पर आप इसको काटेंगे, ठीक है। इसको हम सेट कर लेते हैं, 4 पर कट रहा है, 8 चौके 32, क्योंकि ऑफ तो सबसे पहले सॉल्व होगा। आप इसको माइनस करेंगे, 36 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 28 आएगा, 28 आएगा। और आप इसको काटेंगे तो 7 चौके 28 जाएगा, यही होगा। अब इसको आप लिख लेंगे जैसे जैसे ये कह रहा है ना, आप इसको लिख लेंगे। 46 में से आपका गया 24 माइनस 6, और भाग किससे होगा, ये 11 प्लस में 3 ऑफ है, 3 ऑफ 7, मतलब 7 या 21 हो जाएगा। ये 7 या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सीधा 21 ही लिख लो फिर, ठीक है। अब आपने यहां पर देखा कि 46 में से 30 गया, और यहां पर गया ये 32, यही होगा। ये ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 1/2 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन मैं बार बार पता है क्यों करवा रहा हूं, ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप इसको एग्जाम में देखो तो आपको ऐसा ना लगे इसका तो बहुत भाई साहब मतलब डिफिकल्ट सॉल्यूशन होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। नहीं, आप अपना हौसला बनाए रखें और इस क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, फिर हो जाएगा ये। इसलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन करवा रहा हूं कि भाई साहब ये क्वेश्चन आप तब कर पाएं। इसको देखेंगे अब, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें टाइमर नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए आप इसको आराम से कीजिए। देखिए मेरी एक बात को ध्यान से समझना, जब हम पहले एक्स और वाई वाले क्वेश्चंस को कर रहे थे, इसी पैटर्न वाले क्वेश्चंस को, उसमें हमें एक्स प्लस में वाई का मान निकालना होता था, इसलिए हम सीधा उसको 11 से भाग करना चेक कर लेते थे, मतलब अलग अलग वैल्यू को निकालते नहीं थे। पर यहां पर ये वैल्यू पूछ रहा है 2x माइनस 3y की, तो हमें यहां पर अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, तभी तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ऐसी गलती मत करना, इस क्वेश्चन में पूरी तरह से वैसा करना। अब इसको देखेंगे, आपका ALP में हो गया है, तब भी आप CHSL का पेपर देने जाओ, घबराओ नहीं, जाओ आप, भागो मत। क्या हमें क्या एक दिन के सिर्फ एक घंटे का ही तो पेपर होगा CHSL का, एक दिन का मात्र लगा लो कि 3-4 घंटे लगेंगे आपको, पूरी प्रोसेस को मानकर चले तो यार हम क्यों ना जाएं पेपर देने। घर बैठकर जब वो टाइम निकल जाता है तो अंदर ही अंदर शर्मिंदगी सी होती है कि यार पेपर देने नहीं गए, पेपर देने नहीं गए, है ना। इसको देखेंगे,
कोई बात नहीं, आप जाओ, सिलेबस तो कभी पूरा होता ही नहीं है भाई, पेपर देने जरूर जाओ। सिलेबस तो आप कितना भी पढ़ लो, आपको हमेशा ऐसी लगेगा यार अभी भी तो ये करना बाकी है। देखो आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, आपने यहां पर देखा कि ये भाग किससे हो रहा है, 72 से भाग हो रहा है। अगर ये 72 से भाग हो रहा है तो ये 8 और 9 दोनों से भाग हो रहा है, यही हो रहा है। और अगर ये 8 और 9 दोनों से भाग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, 8 से भाग होने का मतलब क्या होता है, जो लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से भाग होने चाहिए। सिंपल सी बात, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होंगे, ठीक है, तो आप इनको ऐसा लिख लेंगे, यही करेंगे। 8 एकम 8 गया, आप यहां पर लिखेंगे 1y, नीचे हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6। देखो यहां पर इकाई अंक 6 है, तो इसका मतलब यहां पर क्या बचना चाहिए, जा तो आना चाहिए 1, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, या फिर आना चाहिए 7 8 56, 5 आना चाहिए, दोनों में से एक आ सकता है। या तो भाई साहब 16 यहां पर 1 बच सकता है, या फिर 5 बच सकता है, यही हो सकता है दोनों में से। अब यहां पर देखो कि यहां पर हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, यहां पर या तो हम 8 रख सकते हैं, कि अगर हम y के मान को 3 रख दें तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया कितना होगा, 5 होगा, और 7 8 56 पर ये कट जाएगा, तब तो हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं। और हम इसमें यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 1y, और हम क्या रख सकते हैं, और चेक कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर रख सकते हैं 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर हम 7 भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 7 रखेंगे तो ये कटेगा, 8 दूनी 16 पर 1 आएगा तो 6 आएगा, तो भाई साहब 16 और 16 फिर कट जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मुझे पता चल गया कि y के मैं 2 मान रख सकता हूं, या तो 3 रख सकता हूं या फिर 7 रख सकता हूं, ठीक है। इन दोनों मान के अलावा कुछ नहीं रख सकता। और तो मैंने यहां पर देखा कि यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करता हूं, है ना, यहां पर इसकी वैल्यू को रखता हूं, तो मैंने यहां पर रखा 6 4 x 2 9, y का मान मैं देखता हूं, ठीक है, और 6। यहां पर देखिए 9 से भाग करने का रूल, 9 से तो 9 कटेगा, 9 से भाग करने का रूल क्या होता है, संख्याओं का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए, यही होता है। 6 6 12 और 4 16, 16 और 2 18, यही होगा। तो भाई साहब ये भी कट जाएगा। आपके पास बच रहा है x प्लस में y 9 के बराबर आ रहा है ना। तो हम y के मान को 3 पुट करते हैं तो x का मान 7 होगा। हम y के मान को 3 पुट करते हैं तो x का मान 7 आ रहा है। हम y के मान को कितना भाई साहब 7 पुट करते हैं तो x का मान 3 आ रहा है। परंतु हमें यहां पर क्या रखा था कि भाई x ग्रेटर होना चाहिए y से, तो ये वाली वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। हमें यहां पर दे रखा था कि x ग्रेटर होना चाहिए y से, x बड़ा होना चाहिए, तो x अगर बड़ा होना चाहिए तो आप वैल्यू को पुट करेंगे x की, ठीक है। 7 दूनी 14 और 3 3 9, 14 में से अगर 9 जाएंगे तो बचेगा क्या, ये जो 5 आ रहा है भाई साहब, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर आपने वैल्यू को पुट किया, x का मान 7 रखा, 7 दूनी 14 और y का मान 3 रखा, है ना, तो आपके पास आया 9, अच्छा 6 आ रहा है, ये नहीं आ तो 5 ही रहा है। इसको देखते हैं इसमें कैसे होगा। यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इधर 7 और 3, 7 दूनी 14, 3 3 9, क्या गड़बड़ कर दी। अच्छा यहाँ पर 6 आएगा, मैं यार अलग दुनिया में घूम रहा हूं आजकल। यहाँ पर x का मान 6 आएगा, सॉरी, तो x का मान 6 आएगा। अब 6 पुट कीजिए, 6 दूनी 12 और 3 3 9, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 इज द राइट आंसर। 3 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 3 इज द राइट आंसर। अब ये सही है, ठीक है। 3 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3 इज द राइट आंसर। इस तरह से कह रहा है ये, ठीक है, इस तरह से कह रहा है। एक बार इसको फिर से बता रहा हूं, ये थोड़ा सा भाई साहब कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हमें अलग अलग वैल्यू को निकालना पड़े। फिर से समझ लो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो हमारे पास ये संख्या थी 64x29y6, ये हमारे पास संख्या थी, ये 8 से भाग हो रही थी, तो लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। लास्ट के 3 अंकों को 8 से भाग करने के लिए y का मान या तो हम 3 रख सकते हैं या फिर 7 रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, ठीक है। y का मान 3 या फिर 7 रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर रखा। हमें पता चल गया कि 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। 9 तो 9 से कटेगा,
6 और 4 10, 16, 16 और 2 18, ये भी 9 से कटेगा। तो x प्लस में y का जोड़ क्या हुआ, 9 हो गया। अगर मैं y के मान को 3 रखता हूं तो x का मान 6 आएगा। अगर y के मान को मैं रखता हूं 7, अगर मैं y के मान को 7 रखता हूं, सॉरी, अगर मैं y के मान को 7 रखता हूं तो x का मान 2 आएगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो मुझे यहां पर पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो भाई साहब बात बन जाएगी, हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको देखेंगे। पता नहीं यार कौन है कौन नहीं, जिसके ख्यालों में हम खोए रहते हैं, कोई नहीं है यार मुझे पिछले 5-6 दिन से लगातार फीवर चल रहा है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। फीवर भी मतलब ठीक है, मतलब रेस्ट वेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि रेस्ट नहीं हो पा रहा यार कुछ। आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो गला अजीब सा हो गया है। मतलब यार ज़िंदगी बड़ी समस्या वाली होती जा रही है धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। समस्याएं तो क्या है, समस्याएं तो का हल सब हमारे हाथ में है, बट उस केयर को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो करते हैं उसका भी इलाज। अब देखेंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, हमसे दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसको देखना है आपने। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक रेल से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसको भाई साहब कहने में। मैं आपको प्रूफ फिर से करूंगा, मंडे को आपका जैसी पेपर होगा, सच में कह रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों का CHSL का एग्जाम है, बहुत सारे अपने में से। आप उस दिन पाएंगे भाई साहब आपने क्या इतिहास रचा है, सच में कह रहा हूँ। आप देखेंगे इसमें, देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है केयर टेकर की जरूरत है, ना मानेगा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, और जब कभी भी दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो चाल क्या होती है, जुड़ती है। चाल तो जुड़ गई, एक की चाल 120 है, एक की 80 है, भाई साहब चाल जुड़कर क्या हो गई, 200 हो गई। अब आगे देखो, कह रहा है एक की लंबाई 270 मीटर है और कह रहा है 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये हमसे पूछा गया। हमने इसको बदल दिया किस में, भाई साहब मीटर पर सेकंड में, और इसको 9 सेकंड लगे पार करने में। तो ये कितनी दूरी को पार करेंगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को पार करेंगी। एक की लंबाई क्या है 270, तो दूसरी की हमें बतानी है। हम इसको काटेंगे, ये गया 2 पर और ये कटा 100 पर, तो भाई 500 आ गया। दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़, तो भाई साहब एक की लंबाई अगर 270 है तो दूसरे की लंबाई कितनी है, 230 है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। अरे नहीं यार, कोविड कुछ नहीं है ये गले के कारण बहुत समस्याएं हुई हैं। डॉक्टर ने ये राय दी है कि आप हर 2-3 क्वेश्चन के बाद थोड़ा पानी पिएं, आराम से बोलें, योगा करें, भाई साहब बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो अब उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाके बात बनेगी। 40 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताएंगे। ऐसे नहीं होता है जैसे आप कह रहे हैं ना, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम x की वैल्यू को 8 भी रख सकते हैं और y की वैल्यू को 1 रख सकते हैं। ऐसे नहीं रख सकते। आप ऐसे कैसे रख सकते हैं, आपको उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई भी तो करवाना होगा। ठीक है, आपको ऐसी वैल्यू रखनी होंगी जो 8 से भी तो भाग हों। आप ऐसे कैसे रख लेंगे। अब इसको देखेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, एक पानी की टंकी में पानी निकालने के लिए 3 नल P, Q और R लगाए गए हैं। ठीक है, निकालने के लिए नहीं आएगा, डालने के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा निकालने के लिए नहीं, डालने के लिए डालेंगे आप। ठीक है, कि पानी डालने के लिए। ठीक है,
पानी डालने के लिए 3 नल PQR लगाए गए हैं। नल P 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है। नल P की बात की जाए। नल Q 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है और नल R 20 मिनट में 2 बाल्टी भरता है। सभी नल खोल दिए जाते हैं और टैंक 2 घंटे में भर जाता है। यदि एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए कि टैंक की क्षमता क्या है। मैंने कहा हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं P की, तो P क्या करता है, 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है। 24 मिनट में 4, यही कर रहा है। अब इन्होंने पूछा कि 2 घंटे में भर जाते हैं सभी नल। सभी नलों को खोल दिया और 24 घंटे में 2 घंटे में भर गए, तो मतलब 120 घंटे इसने 120 मिनट इसने काम किया। 24 मिनट में 4 बाल्टी भरता है तो 120 मिनट में कितनी भरेगा हम बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल आराम से, 4 छीके 24, 6 दूनी 12, 20 बाल्टी भरेगा। बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ो, क्यू की बात करते हैं। यहां पर कह रहा है कि ये 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है। इसका तो सिंपल सा ही काम है भैया, 1 घंटे में 8 तो 2 में कितनी, दुगनी। 2 घंटे में कितनी भरेगा, 16 भरेगा। सिंपल, ये हो गया PQR। R की बात करते हैं। ये कह रहा है कि 20 मिनट में कितनी बाल्टी कह रहा है ये, 20 मिनट में, ठीक है, 2 बाल्टी भरता है। 120 मिनट की बात कर रहे हैं हम, मतलब इससे लगभग 6 गुना की बात कर रहे हैं। लगभग क्या, सही 6 गुना। 6 गुना ही 120 मिनट होंगे, तो दोनों तरफ 6 गुना हो जाएंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12। अब निकाल लो भाई साहब, टोटल कितनी बाल्टी हो गई, 12 और 16 36, 36 और 10 46, 46 और 2 48, 48 बाल्टी हो गई। एक बाल्टी कितना होल्ड करती है, एक बाल्टी 10 लीटर होल्ड करती है, तो 48 बाल्टी 480 लीटर पानी को डालेगी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी आ रहा है। जिनका भी 240 आ रहा है ना मानेगा हैं, 240 कैसे आंसर कर रहे हैं आप? अपना तो 480 आ रहा है भैया, ठीक है, अपना 480 आ रहा है, आपका 240 आ रहा है। भाई साहब ये तो चालान कट रहा है किसी एक का, देखते हैं भाई साहब किसका कट रहा है, फिर से देखते हैं। ये देखिए जो नल P है वो 24 मिनट में 4 बाल्टी भरेगा। 24 मिनट में हमने जो सभी नल को चलाया गया, देखो ये लिखा हुआ, सभी नल खोल दिए जाते हैं और टैंक 2 घंटे में भर जाता है। 2 घंटे में भरने का मतलब 120 मिनट में, 120 मिनट में भरने का मतलब 20 बाल्टी। फिर क्यू की बात करते हैं। क्यू क्या कह रहा है कि 1 घंटे में 8 बाल्टी भरता है, तो 2 घंटे में कितनी भरेगा, 16 बाल्टी भरेगा। फिर से देखो, अगर आर की बात करते हैं, आर कह रहा है कि 20 मिनट में 2 बाल्टी भरता है, तो भाई साहब 120 मिनट की बात हो रही है, 120 मिनट की तो बात हो रही है, तो 6 गुना हो जाएगा। 120 मिनट में 12 बाल्टी भरेगा। कितनी बाल्टी भर गई, 20 ये, 16 ये, 12 ये, कितनी हो गई भाई साहब, जोड़ना, 48 बाल्टी हो गई कि नहीं होगी, ठीक है, 48 बाल्टी हो गई, है ना। तो भाई साहब चालान कट रहा है भाई साहब आपका। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी आपको सोचना नहीं था और कहीं और दुनिया में घूमने लग जाते, कुछ नहीं करना था, सिंपल इस क्वेश्चन को करना था बस ऐसे ही। 2 घंटे 1 मिनट का, अरे बावले 1 मिनट का क्यों निकाले, फिर तो बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टमेटिक हिल जाएगा। हमें ये देखना होगा ना कि इन्होंने 1 बाल्टी का दे रखा है, अगर हमें टोटल बाल्टियाँ ही पता चल जाएँ तो बात बन जाएगी। अगर हमें टोटल बाल्टी पता चल जाए, 1 मिनट का क्यों निकालेंगे बावले, मान जा। देखो एक भाई साहब देखेंगे आप, ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसमें भी टाइमर हम नहीं लगाएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, डरिए मत, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने अच्छा 1 घंटे का निकाल लिया होगा, उसने 2 घंटे बोला है ना, 1 घंटे का कैलकुलेट कर लिया, 240 वालों, उसने 2 घंटे बोला है। देखेंगे आप इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, घबराना है नहीं, बिल्कुल आराम से देखना है। देखिए आप मेरी एक बात को बताएं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर 55 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है, 90 - 45 लिख सकते हैं, यही होगा, है ना। 90 - 45 नहीं, 90 - 35 होगा, 90 - 35 35। एक बात मुझे बताइए, कोस 90 - थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा होगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर 35, बनेगा कि नहीं, सीकेंट स्क्वायर 35, माइनस में क्या है, टेन स्क्वायर 35, आगे देखो और क्या है, प्लस में क्या है 2
साइन 90 है, साइन 90 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये तो 2 रह गया अकेला। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, माइनस, माइनस को यहाँ करके लिख देता हूँ, माइनस 10 स्क्वायर 52, और आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 स्क्वायर 38। आप 10 स्क्वायर 38 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 10 स्क्वायर 38 को आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इतना लिख सकते हैं, इंटू वाई भी है, ये भी ध्यान रखना, ये वाई भी मल्टीप्लाई में छोटा सा, और ये बराबर किसके है, y/2 के बराबर है, ऐसे कह रहा है। अब देखना, पूरी बात समझना। देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये तो 1 हो गया भाई साहब, ये तो पूरा 1 हो गया, समझे। तो ये तो 1 हो गया, उड़ गया, 7 बच गया, प्लस में 2 माइनस 10 स्क्वायर 52 डिग्री, ये किस में बदलेगा, कोट में बदल जाएगा, कोट स्क्वायर 52 डिग्री, और यहां पर y होगा, ये दोनों मिलकर भी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे भाई साहब, कट जाएंगे ये भी आपस में, ठीक है। तो ये भी निपट लिए, बचा क्या, 7 और 2 9 इज इक्वल टू y/2 तो था ही, प्लस में y और हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, समझे। अब इसको देखेंगे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 3y/2 लिख सकते हैं, 3 3 9 कट गया, तो y का मान क्या आ गया, 6 आ गया, 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक y है, ये ध्यान रखना, ये बीच में छुपा रखा है इन्होंने, जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। ये भाई साहब इक्वेशन ही इन्होंने ऐसे लिख रखी थी। एडवांस मैथ का ट्रिगो का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया हुआ तो रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। एडवांस मैथ का ट्रिगो का एक क्वेश्चन तो पूछेगा, लैपटॉप बंद हो जाता है यार, इसको ऑन करो, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, कोसिकेंड स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं 55 को, ठीक है। तो ये कितना होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर 35, माइनस में क्या होगा 10 स्क्वायर 35, प्लस क्या होगा 2, और ये माइनस में क्या होगा भाई साहब, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, ये माइनस क्या होगा, माइनस 10 स्क्वायर 52, और 10 स्क्वायर 38 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 38 को 10 स्क्वायर सॉरी लिख सकते हैं इसको 10 स्क्वायर 52 लिखना था, यहाँ पर ये गलती से 38 ही लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर ये 52 होगा, हाँ इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखेंगे आप। ये कह रहा है कि 15,600 रुपए के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, जिनकी वजह से जिनका वजन क्रमशः 2, 3 और 5 ये है। नग का मूल्य सीधा इसके वजन के घन के साथ बदलता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे भाई साहब, आपको यहां पर देखना है कि जो इनका वजन है ना वो घन के साथ बदलता है, घन के साथ, इसको ध्यान रखना। ये भाई साहब देखो, अक्सर जो क्वेश्चन दे रखा होता है वो स्केयर वाला दे रखा होता है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो प्राइस है वो वेट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने ये पढ़ रखा होगा, मैं जानता हूं कि जो प्राइस है वो वेट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि भाई साहब वजन का स्केयर जितना होगा प्राइस उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पर ये अलग है, यहाँ पर ये कह रखा है कि उसके घन के साथ बदलता है, जो उसका मूल्य है वो उसके घन के साथ बदलता है, ये अलग है। ये कह रहा है मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना करें। यहाँ पर कितना भी दे सकता है, स्क्वायर रूट भी दे सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी दे सकता है, क्यूब भी दे सकता है, 4 टाइम भी दे सकता है। तो भाई साहब रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, आप इसको जोड़ेंगे। पहले इसका वजन क्या था, 2 और 5, या अगर हम देखें 5 और 5 10 था पहले वजन, तो भाई साहब इसका 10 का घन करेंगे आप,
10 का घन क्या होगा, 1000 होगा। मतलब पहले इसका मूल्य 1000 था। फिर आप 2 का घन करेंगे तो 2 का घन 8 होगा, 3 का घन करेंगे तो 27 होगा, 5 का घन करेंगे तो 125 होगा। इन सबको जोड़ेंगे आप इनको जोड़ेंगे, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 2 कैरी, तो यहाँ पर आया 6 और यहाँ पर आया 1। भाई साहब 1000 रुपये का नग 160 रुपये का रह गया, या फिर कहूँ 1000 यूनिट का नग 160 का रह गया। तो मुझे एक बात बताइए, लॉस कितने का हो गया, क्या बता सकते हैं? 840 का लॉस हो गया, यही हुआ लॉस। अब हमसे लॉस परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज बता देंगे, 840 गुना में 100, 840 का लॉस हुआ कितने पर हुआ, 1000 पर हुआ। 1000 रुपये पर 1000 यूनिट पर 840 का लॉस हुआ, तो 84% का लॉस हुआ। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब आप, बिल्कुल सही। जिनका भी 84% आ रहा है बिल्कुल अल्टीमेट खेल गए। मतलब मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला बहुत तकड़ा पंगा है, ठीक है भाई साहब, ये इसको समझना। मतलब स्क्वायर कर रहा है, उसके किसके बराबर है, घन के बराबर है, क्यूब के बराबर है, इसको देखना, इसको देखें इसमें कैसे कह रहे हैं। हाँ ये तो दिल टूटने वाला टाइप है, टाइप ही है भैया। देखिए रात को एक विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर आपकी क्लास रात को कब होती है, तो डेली क्लास होती है रात को 9 बजे। आज हम लोग मॉक टेस्ट करवा रहे हैं शाम को 7 बजे से, ठीक है। मॉक टेस्ट का टाइम देखना, 7 बजे से ही नहीं इसका देखता हूँ, इसका एनटीपीसी का, हाँ शाम को 7 बजे से मॉक टेस्ट है एनटीपीसी का, ठीक है। आज शाम को 7 बजे से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा। आज तो ये लगातार चलेगा 7 बजे से लेकर 1 बजे तक। जो इसमें मैथ की बारी आएगी भाई साहब वो आएगी 9 बजे, वही 9 से लेकर 10 बजे तक मैथ होगा। इसमें 9 से लेकर 10 बजे तक क्या होगा, मैथ होगा, ये ध्यान रखना। तो आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आज तो वैसे तो आज तो मॉक टेस्ट है, पर मतलब रोज क्या होता है, डेली क्या होता है, हम लोग डेली इसमें रात को 9 बजे कंसेप्ट वाली क्लास लेता हूं मैं। डेली क्या लेता हूं, रात को 9 बजे कंसेप्ट लेता हूं, सुबह 8 बजे ये मतलब क्वेश्चन चलते हैं मिक्स। तो आप ये ध्यान रखना, ये दोनों क्लास इंपॉर्टेंट हैं। आज मॉक टेस्ट होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपसे कुछ बातें और करेंगे, ध्यान से देखना आप। इसमें क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि एक माँ है और एक बेटा है, ये दोनों है, माँ और बेटा हो गए, ठीक है। अब आगे देखना, ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु 3 गुना थी। मतलब जो बेटे की आयु अगर 1 थी तो माँ की आयु 3 थी। और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये 10 वर्ष पहले और ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। उसकी आयु दुगनी होगी, ठीक है। माँ की आयु बेटे की आयु से दुगनी होगी, यही होगा। अब मुझे अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर देखता हूँ तो मैं यहाँ तक आने में कितने साल चल पड़ा हूँ, 10 साल ये 10 साल ये, टोटल 20 साल चल पड़ा हूँ, चलाऊँ कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इनका अंतर भी तो बराबर होना चाहिए, जबकि इनका अंतर तो बराबर है ही नहीं, दिख ही रहा है भाई। 1 और 1 का अंतर तो 0 हो जाएगा। तो हम इनके अंतर को बराबर करेंगे कैसे, ऊपर वाले के अंतर को नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले के अंतर को ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये 3:1, ये 2 दूनी 4 और 1, ये होगा अंतर। 2 दूनी 4 और 2। अब देखो इनका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। 1 किसके बराबर, 20 साल के बराबर। 1 किसके बराबर, 20 साल के बराबर। इसमें सीधा उम्र निकाल लो। माँ की उम्र 10 साल पहले क्या थी, 60 थी। माँ की उम्र, बच्चे की उम्र 10 साल पहले क्या थी, 20 थी। तो आज कितनी होगी, 10 बढ़ा दो, ये 70 होगी, ये 30 होगी। तो भैया रेशो क्या होगा, 7:3 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। हाँ वही यार, वायरल फीवर चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना। मौसम चेंज होने के कारण वायरल फीवर चल रहा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है।
ऐसा क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी पूछा गया था और ऐसा क्वेश्चन आपका भाई साहब हर जगह पूछा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके इस वाले एग्जाम में भी आ जाए। अरे ये हमारे लिए है यार कप, अभी तो अभी वैसे बन जाएंगे जल्दी, ठीक है भाई। यार इसमें पानी है, गर्म पानी पीने को बोला है, तो यार वैसे बोतल से पिया नहीं जाता बार बार। इसको देखेंगे आप, बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए कि चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, मैंने दोनों आपको बता रखे हैं। एक बार आज आपको फिर से दोनों समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझना। देखिए अगर मूल्य बढ़ेगा तो चीनी कम आएगी, अगर मूल्य कम होगा तो चीनी ज़्यादा आएगी। उतने ही पैसे की बात की जाए, स्पेसिफिक जो पैसा लग रहा है। अब मुझे पता है कि 25% की कमी हो रही है, तो क्या होगा 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस क्या रहेगा, प्राइस जो पहले 4 था अब क्या हो गया 3 हो गया, यही हो गया, कमी हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, क्वांटिटी का क्या होगा, क्वांटिटी 3:4 होगा, यही होगा। अंतर क्या आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है, ठीक है। और यहां पर अंतर क्या दे रखा है कि 30 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो 1 किसके बराबर, 1 किलोग्राम के बराबर। आपको क्या कह रहा है, चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए कि चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था। तो भाई साहब पहले ये कितनी चीनी लेकर आ रहा था, 3 लेकर आ रहा था, यही कर रहा था। तो 3 किसके बराबर, 3 किलोग्राम के। मतलब पहले 30 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी लेकर आ रहा था। तो भाई साहब पहले रेट क्या था, 10 रुपये पर केजी था, 10 रुपीज़ पर केजी था। राइट आंसर ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। जिनका भी आंसर आ रहा है 7.5 ना मानेगा बाबले, ये तो 25% कम होने के बाद आज का मूल्य आया। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है हमसे, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, ना कि आज का मूल्य पूछ रहा है। सबको बात समझ आ रही है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो अगर ये पूछता कि आज का मूल्य बताओ तो बात अलग होती, वास्तविक मूल्य मतलब ओरिजिनल प्राइस, रियल प्राइस क्या है, ये पूछा था तो 10 है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे उसको भी समझेंगे आप कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। देखना, जैसे हमें यहाँ पर कहा गया कि 30 रुपये थे जो ये खर्च करना चाहता था, इसने दुकानदार को 30 रुपये दिए, तो दुकानदार कहता भैया आपके 25% पैसे बच रहे हैं। बोला कितने, बोला भैया 25% पैसे बच रहे हैं आपके। बोला भैया ये बता दो कि हाँ हमारे बच कितने रहे। उसने कहा 7.5 रुपये बच रहे हैं। बोला भैया ये 7.5 रुपये में की 7.5 रुपये की भी चीनी दे दो। उसने कहा इस 7.5 रुपये की 1 किलोग्राम चीनी आएगी। उसने कहा ठीक है दे दो। तो भैया 7.5 रुपये की 1 किलोग्राम चीनी घर ले आया। पर जो ये 7.5 रुपये की चीनी आई 1 किलोग्राम, इसका मतलब तो प्राइस ही ये हो गया। अब मतलब 25% कम होने के कारण, ठीक है, मतलब 75% किसके बराबर है, 7.5 के बराबर है। तो 100% का मान हमें बताना है कि 100% का मान क्या होगा, 75/10 गुना में 100/75, 75 से 75 कटा तो 10 इसका क्या होगा, 10 इज द राइट आंसर। रेशो ही अच्छा है वैसे तो, इसमें रेशो बढ़िया लगता है, इसमें बिंदास तरीके से लग जाता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। In an examination in which the full marks were 500, A scored 25% more marks than B, B scored 60% more marks than C, and C scored 20% less than D. If A scored 80% marks, then the percentage of marks obtained by D is, ये आपसे पूछा गया। चलो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आप समझना मेरी भावनाओं को। यहां पर आप लिखेंगे A, B, C, D, ये आपने लिख लिया। अब देखना, ये कह रहा है A 25% अधिक नंबर लेता है B से,
मैंने कहा ठीक है, सुन लो पहले इसकी, पहले देखो तो सही क्या 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 रहा है। बोला बी 60% ज़्यादा नंबर लेता है सी से। मैंने कहा ठीक है। सी 20% कम नंबर लेता है डी से, मतलब बात शुरू हो रही है डी से। मैंने डी का लिखा पहले 100, डी ने अगर 100 लिए तो सी ने लिए 20% कम 80 सी ने, और बी क्या लेगा 60% ज़्यादा लेगा सी से। तो वैसा 80 का 60% आपने निकाल दिया, 16 8 128, बी का 128 आ गया। तो ए क्या करेगा 25% ज़्यादा लेगा बी से। ए क्या करेगा 25% ज़्यादा लेगा, ले लिए 25 पाँजे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 160, यही होगा। समझे आप, ये अनुपात आ गया। आपको इसको सिंपल करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको अनुपात को सिंपल करने लग जाओ, नहीं है जरूरत, ऐसी पढ़ा रहने दो इसको। अब देखो ये क्या कह रहा था कि ए 80% स्कोर करता है, तो डी का हमें बताना है, मतलब 160 किसके बराबर है 80% के बराबर है। तो डी का मान पूछा, मतलब 100 का मान पूछा कि 100 का मान क्या होगा, 80% बटा में 160 गुना में क्या होगा 100, इसको काटो 2 पर गया, और ये 50, ये परसेंटेज का निशान पड़ा था, इसको उठा लाओ इधर 50%। 50% इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल रहे हैं भाई साहब, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, गजब। और देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे इसको, आप घर से करके लेकर आएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका आप फोटो ले लेंगे भाई साहब, ये घर से करके लेकर आएंगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, वो कहाँ गया, ये रहा। इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है, एक अंक n जो 3 से बड़ा है, भाज्य है 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। सबसे पहली बात, यहां पर एक अंक की बात कर रहा है, सिर्फ सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट नहीं कह रहा, सिर्फ सिंगल डिजिट कह रहा है, एक अंक है वो। ऐसा कौन सा अंक होगा जो 3 से भाज्य हो पर 6 से ना हो, कौन सा होगा। पहले 3 से भाज्य देखो कौन कौन से होंगे, 3 से बड़ा भी है वो, 3 से बड़ा है तो भाई साहब होगा, मान लो एक तो 6 भाग होगा, 6 तो 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, फिर 9 होगा, 9 भाई साहब 3 से तो भाग होगा पर 6 से नहीं होगा पूरी तरह से, तो 9 को ले लिया हमने, 9 होगा। अब ये कह रहे हैं कि 9 एक ऐसा अंक है जो 3 से तो भाग हो जाएगा पर 6 से नहीं होगा। हमें इसको ऐसे रूप में बदलना है जो ये 4 से भी भाग हो जाए, हमें इसका ऐसा रूप बताना है कि ऐसा कौन सा रूप है इसका। बाबा बैठो एक बार, तो हम इसको देखेंगे। अगर हमने यहाँ पर 9 की वैल्यू को पुट किया तो 9 दूनी 18, ये तो 4 से भाग होता नहीं है। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया 9 तिया 27, ये भी 4 से भाग होता नहीं है। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया 9 दूनी 18, 18 और 4 22, नहीं होता ये भी। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया 9 तिया 27 और 1 28, भाई साहब ये किससे भाग होता है, 4 से भाग होता है, 7 चौके 28। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आपको इसमें पूरी तरह से ध्यान रखना था, इसने एक अंक बोला है, ये डिजिट बोला है और कुछ नहीं बोला, तो इसलिए ये संख्या भाई साहब किसको सेटिस्फाई कर रही है, 3n प्लस में 1 को सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक बार वो रीजनिंग वाला लगाओ भाई साहब। तो मैं आपको आज एक बार फिर से अनाउंसमेंट बता रहा हूँ बिल्कुल शानदार तरीके से। पुलकी सर आपके लिए कल लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन सी मैराथन, कल का दिन है भाई साहब, अलार्म सेट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। कल ये मैराथन आपकी चलेगी, आज 6 घंटे की मैराथन होगी, सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 8 बजे अपने ही टाइम पर, सुबह 8 बजे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सुबह 8 बजे ये मैराथन स्टार्ट होने वाली है भाई साहब। इसमें कोताही ना बरतें भाई साहब, बेफालतू के किसी आप झंझट में ना पड़ें, इस क्लास को लें आराम से। 6 घंटे की क्लास चलेगी बढ़िया तरीके से, उन्होंने बढ़िया नए क्वेश्चन रखे हैं और सब तरीके से उन्होंने सेट कर लिया सिस्टम। बात हुई थी मेरी उनसे, बढ़िया तरीके की मैराथन चलेगी। चलिए, और आपसे बस यही मैं बात करना चाहता हूँ कि हाँ, एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब कोर्सेज भी मिल जाएंगे, एग्जामपुर की बुक भी मिल जाएगी। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी को और बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप एकलव्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एकलव्य बैच आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा और उससे आपकी तैयारी को और बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। और देखेंगे अब, चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। आज की क्लास में अगर हम बात करें तो मैं आज आपको अपनी एक फेवरेट कहानी सुनाता हूँ बहुत बिंदास तरीके से।
जो मेरी सबसे मतलब दिली लगाव है जिस कहानी से, उसकी बात करते हैं आज। ठीक है, भाई साहब एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार इतना बढ़िया मूर्तिकार, जिस पत्थर को छूता गजब की मूर्ति बनाता, गजब की। भाई साहब बहुत नाम चलता था उसका, लोग जानते थे उसको, दूर दूर तक जानते थे। एक बार एक शानदार मंदिर बना और उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लाना था। कुछ पुजारी उसके पास गए, बोले कि यार एक ऐसी मूर्ति बना दो कि हमारे भव्य मंदिर में उसको रख के मजा आ जाए। बोले ठीक है भैया। तो मूर्तिकार ने एक पत्थर को मतलब सेट करना स्टार्ट किया, हल्का हल्का छेनी से, हथौड़े से वैसा करना शुरू कर दिया कि वैसा मूर्ति बन जाए। जैसे उस पत्थर पर छेनी लगी, हथौड़ा लगा, तो पत्थर चिल्लाया कि ए मूर्तिकार क्या करता है। तो पत्थर मूर्तिकार बोला तेरे को मूर्ति बना दूंगा शानदार सी, बहुत तेरी वैल्यू बन जाएगी। तो पत्थर कहता है नहीं 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 भाई, दर्द होता है अपने को मूर्ति बनना ही नहीं है यार। तो पत्थर जो मूर्तिकार था वो कहता है एक बार मूर्ति बन जा, तेरा बहुत मजा कटेगा भाई, तेरी पूजा करेंगे लोग। बोला कि नहीं यार अपने को नहीं बनना भाई साहब मूर्ति। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगले पत्थर के पास गया, उस पर उसने हथौड़ी और छेने से बार करना स्टार्ट किया। वो पत्थर भाई साहब सुकून बिल्कुल आराम से बैठा रहा। मूर्तिकार ने उससे पूछा क्या तुम्हें दर्द नहीं होता। तो पत्थर बोला दर्द तो होता है। बोला फिर, बोला कि मैं अपने फ्यूचर को देखकर इस दर्द को सहन कर रहा हूं कि आज अगर दर्द सहन कर गया तो मैं कुछ बन जाऊंगा। भाई साहब मूर्तिकार हथौड़ी और छेनी का यूज करता है और क्या मूर्ति बनाता है भाई क्या मूर्ति बनाता है। ऐसी मूर्ति बनाता है कि लगता है बोल पड़ेगी, उठ के चल पड़ेगी, ऐसी मूर्ति बना देता है, शानदार मूर्ति। भाई साहब पुजारी को फोन करता है और कहता है भाई आओ आपकी मूर्ति तैयार है। भाई साहब पुजारी आते हैं और मूर्ति को लेकर जाने लगते हैं। जैसी मूर्ति को लेकर जाने लगते हैं तो उनका ध्यान उस पत्थर पर पड़ जाता है जो पहले रो रहा था। वो कहते हैं यार हम ये पत्थर भी ले जाएं। तो मूर्तिकार कहता है भाई इस पत्थर का क्या करोगे तुम। बोला यार ये पत्थर भी हमारे काम आएगा। बोला क्या काम आएगा भाई, ये तो किसी काम का है ही नहीं। बोला यार इस पत्थर पे जो लोग नारियल फोड़ा करेंगे ना, बोला यार उसके लिए हम इस पत्थर को रख लेंगे यार वहाँ पर। बोले ले जाओ भाई अपने को क्या है। वो उस पत्थर को भी ले गए। अब देखिए क्या हालत हुई है। जिस मूर्ति ने, जिस पत्थर ने ठीक है अपने रूप को बदलने के लिए एक बार असहनीय कष्टों को सहन कर लिया, वो आज मंदिर में पूजी जा रही है। वो अपनी जगह पर बस खड़ी है, डेली उसके कपड़े चेंज हो रहे हैं, डेली उसको भाई साहब बढ़िया तरीके से भोग लग रहे हैं, पूजा हो रही है, साथ में धूप चल रही है, खुशबू आ रही है, पूरा मजा आ रहा है भाई। और जो पत्थर एक बार दर्द सहन करने के लिए तैयार नहीं हुआ वो उसके पैरों में पड़ा है। और जो भी लोग आते हैं भाई साहब दे धनाधन नारियल पे नारियल। भाई साहब वो हर रोज परेशान है, हर मिनट परेशान है, हर सेकंड परेशान है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में एक बार आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आपने एक बार स्ट्रगल नहीं किया तो भाई साहब आपको पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप एक बात को मेरी नोट करके ले जाएं, जिंदगी में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप आज स्ट्रगल कर लीजिए, आपने अगर आज स्ट्रगल कर लिया तो आपका कल संवर जाएगा। अगर आपने आज स्ट्रगल नहीं किया तो आपकी आने वाली पुश्तों तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। जी जान से मेहनत कीजिए, पूरी जोर लगा दीजिए और भाई साहब किसी तरह की कोई कमी मत छोड़िए। और भाई साहब हर तरह से पढ़ते रहिए, बिल्कुल सतर्क होकर, एक्सपर्ट होकर। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ आपको रात को 9 बजे, 7 बजे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, उसमें आपको पहुँचना है, बेहतरीन तरीके से सेशन चलेगा। और कल सुबह 8 बजे अलार्म सेट कर लो भाई साहब, हर तरह से पहुँचना है उसमें और साथियों को भी लाना है। ठीक है, आज के क्लास को यहीं तक। इसी के साथ एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऑफलाइन कमेंट करके बताया करिए कि कैसा लग रहा है आपको। कमेंट तो करते नहीं हो यार ऑफलाइन कि स्टोरी कैसे लग रही है, मोटिवेशन कैसे लग रहा है, क्लास कैसे लग रही है। बस मुझसे एक्सपेक्टेशन करते रहते हो, कुछ ना कुछ अपने ही मन में। लिखा भी तो करो कि चाहते क्या हो। ऑफलाइन देखने वाले वो भी जरूर लिखें, सब लिखें। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे रात को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।